ये एक्चुअली ये आंदोलन छोटा नहीं है। ये अपना इंडिपेंडेंस से अगर कंपेयर करें तो उससे भी बड़ा आंदोलन ही है। अगर ये आंदोलन में अगर कोई जीवी इधर आके शामिल नहीं हो गए, वो जीवी का जन्म वेस्ट है। मैं ये समझ के मैं इधर आया हूँ। श्री राम के लिए रथ यात्रा निकाली थी, वो भी तो एक आंदोलन था। लाल किले पे लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, वो भी तो एक आंदोलन था। तो आंदोलन जीवी तो वो भी हैं। और खासतौर से उनके जिस संगठन से बिलोंग करते हैं वो तो टोटली परजीवी है, क्योंकि वे नशादी करते हैं ना कुछ करते हैं, दूसरों के उस पर पलते हैं। तो वे परजीवी नहीं हुए क्या? जो संगठन आज इनको गवर्न कर रहा है, जो सबसे खतरनाक, हम समझते थे तो बहुत अच्छा काम करा, लेकिन आरएसएस ने जितनी झूठ और भेदभाव जातिगत धर्मगत बढ़ा दिया है, वो क्राइम है। इसके भविष्य में दर्शन हो रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि आरएसएस जो है मुसलमान जो को जिंदा रखना, उनको भड़काना, वो इसकी खुराक है। तो मैं इस माध्यम से ये भी अपील करूंगा, जो भी आस्था के लोग, अन्य आस्था के लोग, धार्मिक जैसे मुस्लिम धर्म आस्था के लोगों में अपील करूँगा, धर्मगुरुओं से भी, और जातिगत आंदोलन चलाने वाले भी या जातिगत लोग जो सत्ता चलाते रहे, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि आप अपनी जातियों के कारण, अपनी आस्था के कारण आप किस मुहाने पर पहुँच गए हो कि आज इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में रह चुका है या धर्म के नाम पर जो राज कर रहे, वो मतलब अपनी दुकान चला रहे थे या राजनीति चल रहे हैं, धार्मिक लोग भी, वे आज कहाँ हैं? बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी। इस अंदाज़ा के वे आरएसएस के ही पिट्ठू हैं। दूसरी बात, उनकी कुछ कमजोरियाँ ऐसी हैं कि जो सरकार के सामने अगर वे बोलेंगे उजागर हो जाएंगी। तो इसके मतलब तुमने अपनी सत्ता चलाने के लिए, अपने धार्मिक दुकानें चलाने के लिए जातियों को और धर्म के मानने वालों को इस्तेमाल किया है। आज हाशिए पर हो पूरा सपा बसपा या मुस्लिम आस्था वाले या धर्मगुरु जो भी हैं, वे आज बोलने इस अत्याचार में बोल नहीं पा रहे। किसान मजदूर 60% है, आम उपभोक्ता के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन केवल और केवल कुछ अगर थोड़ा यहाँ लगता है तो एकमात्र इस क्षेत्र के चौधरी सिंह के पुत्र और उनके पौत्र वे इस समय दाढ़ रहे हैं, और कोई नहीं दाढ़ रहा विपक्ष का। इसी का फायदा ये उठा रहे हैं क्योंकि विपक्ष के सभी नेताओं की इनके पास कमजोरी है। और आरएसएस का एक किसान संघ है, उनके पदाधिकारी भी इन पर आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो हमसे भी नहीं पूछा, किसानों की बात करने की बात करें, किसान हित की बात करें, उसके अपने जिसकी विंग किसान संघ है उसे भी नहीं पूछा इन्होंने। वो भी कह रहे हैं अगर ये आंदोलन यहाँ से खत्म होता है तो 30 लाख लोग लेकर हम आएंगे, हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे। बस उनका ये कहना है कि भाई हम एमएसपी की बात करें। लोगों को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, वो दिखा सकता है। अगर वो उन लोगों का मीडिया जो कुछ भी है, 2-3 चैनल्स उन लोग बता रहे, वही पूरा क्या बोलते हैं वर्ल्ड बोले तो बस नहीं चलेगा। क्यों बोले तो अभी बहुत सारे लोग पढ़ लिखे हैं और अब मैक्सिमम अभी ऑनलाइन चैनल्स हो गए। थोड़े लोग क्या है अभी खुद बाहर आके बस क्या है सच को दिखाना चाह रहे और सच को जानना चाह रहे। ये बहुत अच्छी बात हो गई आजकल। और वो 2-3 मीडिया चैनल्स को बाइकआउट करे तो बस और कुछ भी नहीं रहेगा, बस खत्म। मंत्री जी या उनकी जो जड़ें हैं वो आंदोलन जीवी नहीं है, वो जानते ही नहीं आंदोलन क्या चीज़ होता है। उन्होंने कभी आंदोलन नहीं करे, इसलिए वो इतना हल्का शब्द बोल गए, जबकि इस शब्द के मायने बहुत बड़े हैं। अगर उनका इतिहास खंगोलोगे, आप कभी पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप पाओगे कि इन्होंने तो सदा अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनकी गुलामी करी, और जिनको वीर सावरकर बोलते हैं, वीर लगाते हैं, किस लिए वीर लगाते हैं ये आज तक कोई नहीं जानता। कौन सा बहादुरी का काम करा, कौन सी जंग जीत ली, 6 माफीनामे लिखित, अंग्रेजों से 60 रुपए का यही वीरता है। इस पूरे देश को आपने सिर्फ 2 लोगों के लिए बेच दिया। आज आपकी हैसियत नहीं है कि आपने जो ये कानून, अंधा कानून, जिसको चुपचाप चोरी से आपने पास कर दिया है, उसको वापस ले लो, क्योंकि आपके वो जो उस्ताद हैं वो आपको मना कर रहे हैं। तो बजाय ये कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री के मुंह में शब्द कौन भरता है। ये जो आदमी सुबह शाम झूठ बोलता है, आखिर इसको क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है कि इसको इतना झूठ बोलना पड़ता है। इस सरकार ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करें जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, जो अपनी बातों को कहने के बाद ही पलट जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारी उनकी बातें ऐसी हैं, नोटबंदी से लेकर और भी तरह समय पर उनके ऐसे बयान आते रहे हैं जो उन्होंने 10 दिन पहले वही बयान दिया और उसके बाद 10 दिन बाद उसको पलट गए। आपने देखा होगा उन्होंने राज्यसभा में एक नेता प्रतिपक्ष के जो गुलाम नबी आज़ाद जी थे, उनकी विदाई पर आंसू बहाए, और उन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही उसके सीए और एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने अपने भाषण में स्पीच देते हुए ये कहा था, बहनों और भाइयों, मेरा देश का व्यक्ति देख रहा है, देशभक्त देख रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है, सर की टोपियों से पहचाना जा सकता है। जब एक टोपी वाला सदन से विदा होता है तो उसको आंखों से आंसू बहाकर रोकर विदा करते हैं और ये कहते हैं कि ये सच्चे संविधान के पक्षधर हैं, ये सच्चे देशभक्त हैं। तो इसका मतलब आप पहले तो गलत थे, मानते हैं आप?
जिस व्यक्ति को अपने कहे हुए शब्दों का पता नहीं कि मैंने 10 दिन पहले क्या बोला और मैं आज 10 दिन बाद क्या कह रहा हूं, उस व्यक्ति पर क्या भरोसा करेंगे? आप एक चीज देख रहे हैं, आपने देश के अंदर के हालातों को देखा। आप मुझे एक चीज बताइए, जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है वो अपने पूरे बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, जो दूसरे के यहाँ पर अपना जमीर गिर में रखकर जिसने चुनाव लड़ा हो, बात समझ रहे? राहुल गांधी जी ने कहा हम दो हमारे दो की सरकार, तो उन दो की गोदी में बैठकर अपना जमीर गिर में रखकर मोदी जी ने पूरा चुनाव लड़ा था। वरना आज भारत की सत्ता में जो सत्ता के आसीन होते, आडवाणी जी भाजपा की जो कोर कमेटी थी उसके हिसाब से आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन चुनाव के लिए प्रचार के लिए पैसा का इंतजाम मोदी जी करने में कामयाब हुए, क्योंकि वो भी गुजराती और वो भी गुजराती। मैं आपको दूसरे तरीके से एक चीज समझाना चाहूंगा, अगर हम देश को एक संविधान एक देश की बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, रजवाड़ों के टाइम पर जाएंगे, तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश को लूटकर खसोटकर बाहर यानी कि पूरा बर्बाद करने में लगा हुआ है। आज जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से अब तक जितने भी बिजनेसमैन भागे हैं, चाहे वो नीरव हो चाहे चौकसी हो, यानी में बहुत सारे लोग ऐसे भागे हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से 2-4 लाख करोड़ रुपए का भारत की जनता को चूना लगाकर और विदेशों में जाकर बस गए हैं। मैं आपको बता दूं, गुजरात एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां से शायद ही गिने चुने लोग आर्मी में होंगे, शायद, और अगर सही से स्टडी करा जाए तो शायद वो भी ना मिले। और आज़ादी के नाम पर मरने वाला तो शायद ही मुश्किल से आधा आदमी होगा, एक तो होगा भी नहीं, आधा आदमी होगा आज़ादी के नाम पर मरने वाला। लेकिन देश को लूटने में नंबर 1 गुजरात आता है। गुजरात मॉडल की मिसाल दी जाती है। गुजरात मॉडल की जो विशाल दी जाती है वो ये दी जाती है कि हम गुजराती हैं, लूटने में विश्वास करते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने गुजरात की जनता को लूटा है, पूरे देश को लूटेंगे, ये हमारा मॉडल है। बात को समझ रहे हैं आप? जाइए गुजरात में जाइए और देहात में जाइए, आप देखिए ना गाँव की हालत। आप गए कभी गुजरात? देखिए जाकर गुजरातों में गाँव की हालत देखिए, पता चल जाएगा। जब ये एमएसपी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर इन्हें कानून यही ला रहे हैं तो ये जाए ना बिहार में लागू करें ना पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो जमीनी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना, सॉरी मैं भूल रहा हूँ एक शब्द है, हाँ, वो अपना खड़ा करें। सीधी सी बात है, बिहार में सन 2006 में मंडी समिति खत्म हो गई थी, बस सरकार ने बड़े बड़े दावे ठोके थे। आज सरकार के किसानों की क्या हालत है? किसी से छुपी है क्या? भारत का जो बिहार राज्य है उसका जो किसान है सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है। उसे तो एमएसपी जैसी चीजों की पता ही नहीं, एमएसपी होता क्या है। सन 2006 से आज तक 14 साल हो गई, 14 सालों में जमीन में घुस गया बिहार का किसान। हालात बद से बदतर है, उनके जो स्थिति है ना, जो पहले छप्पर पड़े हुए थे आज वो फूस भी उड़ गया उनकी चांद छत से। स्थिति जरूरत से ज्यादा खराब है। आज बिहार के जो किसान है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आकर मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। क्यों? सरकार क्यों नहीं भेजती अडानी अंबानी को बिहार में? भेजे ना, बिहार में जाए और अपना तैयारी करें, पता चल जाएगा सरकार को क्या प्रॉब्लम आ रही है किसान को अधिकार देने में। किसान अपनी फसल की कीमत तय क्यों नहीं कर सकता? जब एक सुई बनाने वाली कंपनी अपना लेबल लगा देती है और उस पर लिख देती है कि 1 रुपए का प्रोडक्ट है, किसान जो पूरी इकोनॉमी को साथ कर चलता है, पूरे देश की तरक्की को लेकर चलता है, वो अपनी फसल पे अपना एमएसपी क्यों नहीं, अपना प्राइस रेट क्यों नहीं लिख सकता? मुझे बताइए आप। ये कानून वैकल्पिक है। इसके कोई सरकारी मंडी में जाओगे वहाँ भी अभी आप बेच सकते हो, आपकी इच्छा है, प्राइवेट वाले को बेच सकते हो, लेकिन उसमें कानून तो एक नहीं हुआ ना। वहाँ पर टैक्स दे रहा है किसान, यहाँ पर टैक्स नहीं देगा। जब वहाँ पर किसान को यहाँ 100 रुपये मिलेंगे अपनी फसल के, वहाँ 95 मिलेंगे, तो सरकारी मशीन से द्वारा गवर्न मंडी अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो कानून एक कहाँ हुआ फिर? एक देश, एक संविधान, एक नागरिक की बात करने वाले दोहरा कानून क्यों बना रहे हैं? तो इसलिए मोदी जी झूठ बोलते हैं और उस झूठ का प्रचार प्रसार इतने साफ गोई से करते हैं कि आम जनता अभी भ्रम से नहीं निकल पा रही है। और मैं यही भारत के नागरिक से अपील करूंगा कि इनके झूठ जब से 13 से हमें हाईलाइट हुए, गुजरात में क्या कर रहे थे आम जनता को नहीं पता था। इन्होंने किसानों के हित में वहीं से 2011 में इस सरकार यूपीए सरकार को लिखा था कि सरकार की फसल का जो एमएसपी घोषित करते हो, ये घोषित ही ना किया जाए, इस पर खरीद भी सुनिश्चित करे जाए। 2011 में इन्हीं का ही लेटर, जब ये मुख्यमंत्री थे, उससे मुकर गए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने C2+50 की बात करी थी, उससे मुकर गए। हमें इस देश के जनता को समझने की ज़रूरत है और ये क्षेत्र की, जाति की, धर्म की, इनकी बातों में ना आए। 90% इस देश में हिंदू, पहली बात तो हिंदू शब्द से कि सुप्रीम कोर्ट ही कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, संस्कृति है। अब ये इसमें जब इन्हें जरूरत पड़ती है इकट्ठा करें, हिंदू इकट्ठे हो जाओ। अरे भैया, जब मंदिर में कोई दलित जाता है जाने देते हो? किसी दलित की आप किसी सामंतवादी के घर के बाहर का कोई बारात निकलने देते हो? किसी को राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति रबड़ स्टंप है वो, तो व्यक्तिगत हित के लिए जो कौम को बलिदान दे दे,
कौम को नरक में पहुंचा दे, तो वो काहे का राष्ट्रपति दलित हो गया? वो तो सुविधा भोगी हो गया, पद का भोगी हो गया। वो क्यों नहीं आवाज उठा रहा हुआ? कोई भी पद वाला हो, मेरे किसान के कौम, मेरे किसान के लोग राजनीति में बैठे, सिर्फ किसानों की वोट से संसद को सुशोभित कर रहे हैं, विधानसभा को। वे बोल रहे हैं क्या? वे व्यक्तिगत लाभ के लोग हैं, वे धर्म जाति के नाम पर वोट लेकर के जिंदा है। उनको अभी भी ये भ्रांति है। तो मैं इन जो हिंदू शब्द की जो आइडियोलॉजी है, यह भी एक भ्रांति है, इससे भी निकल जाए। अभी अगर हिंदू की बात करते हैं, यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है इस क्षेत्र में, जिन सिखों को ये कहते हैं, उन सिखों ने, जो हमारे ही भाई हैं, खास तौर से मैं कहता हूँ गुरुद्वारे, जैसे हमारे चौधरी बंसी जी ने एक बहुत बात उन्होंने राकेश जी ने बोला था कि भाई आंदोलन चल रहा है, इसमें गुरुद्वारे सहयोग कर रहे हैं, हमारी आस्था के लोग कहाँ हैं? उन्होंने शब्द स्पेशल एक वैसे कर दिया था तो दिक्कत हो गई थी, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो है ना। इसमें भी यहाँ पर भी जो पंजाब के लोग हैं उसमें 60% या 30% जो लड़ाई करी उन्होंने, बहादुर परिवारों के बच्चे, वो मैक्सिमम इस क्षेत्र के कहते वे जाट हैं। हम जैसा हिंदू, मैं हिंदू आइडियोलॉजी मान रहा हूँ या नहीं माना मुझे नहीं पता, मैं तो खैर जाट तो अपना आप में एक संस्कृति है, हम तो न्यायप्रिय लोग हैं, हमें किसी आस्था में इतना ज़्यादा वो नहीं रखते, लेकिन उनको आप कलंकित करते, जिन्होंने आपके तिलक और जनेऊ बचाए थे, उनके लिए बलिदान दिया था, उनको बांट दिया इन्होंने। अब वो एक अलग धर्म बना दिया इन्होंने। हिंदुओं में हमें पहले तुम अब वहाँ तो हिंदू हो जाते हैं जब वोट लेने की बात होती है, यहाँ पर ये एक नस्ल के लोग हैं, एक क्षेत्र के लोग हैं, ये नहीं बांट रहे हमको। तो इनकी बात को देश को समझना होगा। अगर ऐसे हिंदू की बात है तो सबको आप समान अधिकार क्यों नहीं देते? ये तो क्वेश्चन आज भी छूत नहीं है क्या देश में? आपने अभी राष्ट्रपति जी के लिए बोला, वो व्यक्तिगत हित के लिए, यश पद के लिए, वो कौम के नाम पर, कौम को प्रतिनिधि देने के नाम पर कोलम पूरा करते हैं, कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ते थे या लड़कर सत्ता पाते थे। कहाँ हो आज एक सत्तासीन लोग बैठे, उसकी अपनी पार्टी में जो उस कैबिनेट में लोग मंत्री बैठे हैं या सदस्य हैं, वे भी नहीं बोल पा रहे। इतना टेरर हो गया उनका, विपक्ष पे भी टेरर, क्योंकि भ्रष्ट हैं, बेईमानी कर रखी है, जाति के नाम पर अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। आज वो चुप है, किसका विरोध करेगा? उसको अन्य नया आरोप में घुसाएंगे। जैसे अभी टूल किट में एक लड़की पकड़ ली इन्होंने, वो कल टीवी पे मैं देख रहा था, उसमें कोई ऐसी भाषा नहीं है जो राष्ट्र के विरोध के, राष्ट्रद्रोह की बात हो, लेकिन उस पर मुकदमा बना दिया। बोलने वाला नहीं कोई देश में। ऐसी आइडियोलॉजी हो, फूट डालो, राज करो। आप कब समझोगे? समझ में आ गई 7.5 साल में। अब जरूर परिवर्तन होगा। ये इन्हीं के कारण होगा जो इनकी द्वेष भाव है, बांटने की नाते वो चल रही है, ये इन्हीं के लिए आत्मघाती होगी। आंदोलन किसान ने शुरू किया था, किसान ने शुरू किया, धीरे धीरे फैलता अब भारत के समूचे भाईचारों ने, समूची बिरादरियों ने, पूरा हिंदुस्तान और पूरा संसार इस आंदोलन के हक में खड़ा है। तो अब इस आंदोलन में थकने की बात या पीछे हटने की बात तो नहीं है। और ख़ासकर जो हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, आप देखिए, ये हमें लगता है कि गवर्नमेंट की नीति है कि इन लोगों को ऐसे ही हिराश किया जाएगा, थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे। अब 4 महीने तो उसको हो गए देखते हुए कि हम चले जाएंगे। हम जाएंगे नहीं, हम इसको सिरे लगा कर जाएंगे, कानून वापस करवा कर जाएंगे। संख्या भाई साहब, आप एक बात सोचना, संख्या ऐसे कम हो जाती है क्योंकि अभी सीजन आ रहा है। किसी ने गेहूं का देखना है, किसी ने अपनी सरसों देखनी है, किसी ने कुछ देखना है, तो वो कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ फिर टाइम लगाकर फिर वापस आते हैं। ये कम होना, बढ़ना, ये जारी रहेगा, लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अभी आप देखिए, यूपी से आगे ये MP जाएगा, और आप देखेंगे आंध्रा से भाई साहब आए हैं। तो अब ये धीरे आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। अब थकने अकने वाली बात नहीं है। और ख़ासकर हम तो कहते हैं, पंजाब के लोग हैं, ठीक है, जब बंदा थोड़ा सा थक जाता है तो बैठ के आराम कर लेता है, लेकिन फिर उठता है। आपने देखा पिछले टाइम में, हम आराम करने के लिए बैठेंगे फिर उठेंगे, बैठेंगे फिर उठेंगे, खड़ेंगे, अड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।